चित्र के प्रकार, उपयोग और सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, भात चित्र अर्थात क्या, ये याद रखना। चित्र के अंदर अलग अलग प्रकार भी होते हैं। तो भात चित्र का उपयोग सुशोभन करने के लिए होता है। कुछ भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, उसको सुशोभन करने के लिए हम भात चित्र का उपयोग करते हैं। भात चित्र का उपयोग अनेक वस्तुओं पर सुशोभन करने के लिए होता है। धातु के बर्तन, टोडला, लकड़ी का पिटारा, लकड़ी का झूला, खिड़की के झरोखे, बारसाख। बारसाख मतलब जो दरवाजे का चौखट होता है उसको हम बारसाख कहते हैं। भिन्न भिन्न तरीके से उसको सुशोभन करने में देखने को मिलता है। आज भी फोटो फ्रेम, टेबल लैंप, पर्दे, चद्दर, साड़ी, तोरण, दिए, ड्रेस मटेरियल जैसी वस्तु पर भी कलात्मक भात रचना देखने को मिलती है। भात चित्र लोक जीवन में ओतप्रोत यानी घुला मिला हुआ देखने को मिलता है। तो आप देखना, हमारा जो जीवन है उसमें सभी बातों के अंदर भात चित्र देखने को मिलता है। कैसे? जैसे कि हम अपने घर की टाइल्स होती है ना, नीचे लगाते हैं, उसके अंदर भी डिजाइन होती है। तो वो डिजाइन किस में आती है? भात चित्र में सब। फिर देखो, हमारा घर के अंदर जो फर्नीचर होता है, बैठने की कुर्सी, सोफा, सभी जगह पे डिजाइन किया हुआ होता है, नक्काशी काम किया हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं भात चित्र। तो भात चित्र का उपयोग सभी जगह, खिड़की, दरवाजे, घर की टाइल्स, बैठने की कुर्सी, सोफा आदि सभी के अंदर भात चित्र दिखाई देता है। तो भात चित्र में भौतिक आकार जैसे कि चौरस यानी वर्ग, भात चित्र में भौमितिक आकार, तो भौमितिक आकार का ध्यान रखना, जैसे कि वर्ग, त्रिभुज, गोल, वृत्त और आदि प्राकृतिक आकार, फल, फूल, वेल यानी लताएं, वृक्ष, पंख जैसे प्राकृतिक आकार भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं, प्राणी, छिप, तितलियां, शंख आदि का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में अमूर्त आकार वाली भात रचना का भी उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम भात चित्र के प्रकार है वो पढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, याद रखना, भात चित्र के प्रकार कितने हैं? 4। जब भी हम इसका स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय में हमें भात चित्र का प्रकार कितना है ऐसा MCQ होगा। तो भात चित्र के कितने प्रकार हैं? 4। उसमें देखो ऊपर जो भात चित्र के पहला 4 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है? भौमितिक आकार वाली भात रचना। अब आपको कोई पूछे भौमितिक आकार वाली भात रचना किसे कहते हैं, तो इसका एक यही है, कंपास बॉक्स के साधनों की मदद से बनने वाले आकारों का उपयोग करके बनाई गई भात रचना को भौमितिक आकार वाली भात रचना कहते हैं। उदाहरण के रूप में वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, षटकोण, आधा वृत्त आदि भात को, और बुनाई काम, जो कपड़े बुनते हैं ऐसे में भात, और लोहे की जाली, टाइल्स आदि पर ऐसी भात रचना हमको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप देखो ऊपर जो दिया है उसमें सभी आकार आते हैं, ऊपर 3 चित्र दिए हुए हैं। अभी हमने जो पढ़ा वही, उसमें देखो गोल, त्रिभुज, आधा गोल, है ना, वृत्त, सभी आकारों से बनी हुई यहाँ पर चित्र दिए हैं। तो ये हुआ भात चित्र का पहला प्रकार। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है कुदरती आकार वाली भात रचना, मतलब इसका होगा हिंदी में प्राकृतिक आकार वाली भात रचना। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल डिजाइन। नेचुरल डिजाइन किसको कहते हैं? प्राकृतिक मिलते हुए पत्ते, फल, फूल, पशु, पक्षी, शंख, छिप, मछली, तितलियां जैसे प्राकृतिक आकारों का उपयोग करके
जिस रचना कृति करने में आए उसे प्राकृतिक आकार वाली भात रचना कहते हैं। तो आप देख सकते हो, ऊपर देखो दिया हुआ ना पत्ते की डिजाइन वाला, है ना, दूसरे उधर फूल की डिजाइन दिया है, आप चित्र में देख सकते हो। तो इसी तरह ये कहाँ उपयोग होता है, प्राकृतिक आकार वाली भात रचना का उपयोग कहाँ होता है? तो कढ़ाई काम, जैसे वो घर के अंदर सुई धागे से कढ़ाई काम करते हैं ना, हाँ, तो कढ़ाई काम की रचना में इसी प्रकार की भात रचना को ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें छाया प्रकाश का कोई बंधन नहीं होता। इसके बाद आता है अलंकृत आकार वाली भात रचना। तो प्राकृतिक, उसको अलंकृत आकार वाली भात रचना को कहते हैं डेकोरेटिव डिजाइन। क्या कहते हैं? डेकोरेटिव डिजाइन। तो डेकोरेटिव डिजाइन में प्रकृति में से मिलते हुए आकारों की बुद्धि और कौशल्य सौंदर्य दृष्टि से अधिक सुशोभित अलंकृत करके बनाई गई रचना कृति में करने में आए तो उसको अलंकृत आकार वाली भात रचना कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया, इसका मतलब ये होता है, जैसे कि देखो मोर का चित्र दिया हुआ है, दिया है ना मोर का। अब मोर का चित्र देखो, उसमें जो मोर है वो इसी तरह गोल इसी तरह होता है, लेकिन मोर लग रहा है आपको मोर, है ना, लेकिन वो है डिजाइन में, तो उसको कहते हैं अलंकृत आकार। तो इसी तरह से ये जो है अलंकृत आकार वाली भात रचना, यानी जो वो होता है वो डिजाइन में दिखाई देता है। हाथी का चित्र दिया है ना, हाँ, इसके बाद मोर का चित्र दिया है, वो डिजाइन में दिया हुआ है। हाथी और मोर ये सब ऐसे डिजाइन, हाथी की कान देखो, हाथी के कान, हाथी की सूंड, ऐसे डिजाइन नहीं होती है ना, फिर भी ये डिजाइन में बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं अलंकृत आकार वाली भात रचना। अलंकृत आकार वाली भात रचना कहाँ उपयोग होती है? रंगोली में, टाइल्स यानी हमारी जो टाइल्स होती है उसमें, मुक्त हस्त चित्र यानी फ्री हैंड में आदि में इसका उपयोग होता है। अब आता है भात चित्र का चौथा प्रकार, अमूर्त आकार वाली भात रचना। उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। तो आप इसमें देख सकते हो नीचे, और इसमें कोई आकार निश्चित नहीं है, उसको आप नाम नहीं दे सकते कैसा आकार है, टेढ़ा मेढ़ा पूरा, अमूर्त, जिसका कोई मूर्त नहीं, कोई आकार दिखाई नहीं देता, फिर भी कोई आकार है, तो इसको हम पढ़ते हैं अमूर्त आकार वाली भात रचना में भौमितिक, प्राकृतिक, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक या अलंकार आकारों से साथ कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि हमने पहले 3 आकार वाली भात रचना की पढ़ाई की, सीखा, और ये चौथी है अमूर्त, उससे और इससे कोई संबंध होता नहीं है, यानी कोई निश्चित आकार न हो और सिर्फ स्वतंत्र रचना हो, ऐसे आकार वाली भात रचना को अमूर्त आकार वाली भात रचना कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? साड़ी, ड्रेस का कपड़ा, पर्दे, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि पर ऐसी भात रचना देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हुए भात चित्र के प्रकार। तो भात चित्र के कितने प्रकार हैं? 4। भौमितिक आकार वाली भात रचना, प्राकृतिक आकार वाली भात रचना, अलंकृत आकार वाली भात रचना और अमूर्त आकार वाली भात रचना। तो हमने ये 4 भात रचना सीखी है। अच्छा, इसमें आप ट्रेसिंग पेपर का उपयोग कर सकते हो, छापने का, लेकिन किसमें? याद रखना, ड्राइंग का ये नियम है, भात चित्र के अंदर आप ट्रेसिंग पेपर का उपयोग कर सकते हो, दूसरे किसी में नहीं। तो अब भात चित्र के सिद्धांत पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, भात चित्र के सिद्धांत 3 है। याद रखना, प्रकार कितने हैं? 4, सिद्धांत 3। भात चित्र का उपयोग वस्तु को सुंदर तथा सुशोभन करने के लिए होता है। भात चित्र में भात एक अथवा एक से अधिक आकारों को रखकर बनाई गई रचना को भात चित्र का सिद्धांत में इसका उपयोग होता है। आकार समतोलन और अव्यवस्थित हो और भात चित्र सुंदर उससे बनता नहीं, इसीलिए उसके साथ रंग का आयोजन का भी महत्व है। यानी कहने का मतलब यही है कि सिर्फ भात चित्र में उससे आकार को रखने से वो चित्र सुंदर नहीं बनता, उसके साथ रंग का भी महत्व होता है। अब भात चित्र के 3 सिद्धांत, उसमें पहला है पुनराकन, रिपीटेशन, दूसरा है विस्तरण, रेडिशन,
तीसरा है समतोलन, बैलेंस। तो इसी प्रकार के हम जो है बात चित्र के 3 सिद्धांत पढ़ते हैं। तो पहला है पुनरावर्तन यानी पुनराकरण, रिपीटेशन। तो आपको मालूम ही है सबको पुनराकरण कैसे होता है ना। तो पुनराकरण किसको कहते हैं? एक ही आकार को बार बार उपयोग लेने में आए तो उसको पुनरावर्तन या पुनराकरण कहते हैं। पुनराकरण यह भात चित्र का महत्व का सिद्धांत है। पुनराकरण में भिन्न भिन्न तरीके से कर सकते हैं, जैसे नीचे दिए गए उसके प्रकार है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, भात चित्र के सिद्धांत 3 है। उसमें पहला सिद्धांत है पुनराकरण, और पुनराकरण के भी 3 प्रकार होते हैं। तो पुनराकरण किसको कहते हैं? कोई एक आकार लेना है, उसको अलग अलग तरीके से रखकर चित्र बनाओगे तो वो पुनराकरण कहते हैं, है ना। बार बार आप देख सकते हो चित्र में, है ना। मछली का जो आकार दिया है वो 1 2 3 ऐसे किया गया है, तो वो पुनराकरण कहते हैं। अब उसमें पुनराकरण के भी 3 प्रकार होते हैं। उसमें हम पहला प्रकार देखते हैं, सरल पुनराकरण। सरल पुनराकरण भात के लिए निश्चित की गई कोई एक आकार को एक से अधिक बार पुनराकरण करने में आए तो उसको सरल पुनराकरण कहते हैं। आप देख सकते हो, देखो चित्र में मछली का आकार दिया है। पुनराकरण मतलब बार बार एक ही आकार को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उपयोग करो, उसको कहते हैं पुनराकरण। इसी तरह सरल पुनराकरण, तो एक ही आकार को सीधा सीधा लाइन में रख दो, उसको कहते हैं सरल पुनराकरण। अब हम पढ़ते हैं पुनराकरण का दूसरा प्रकार, उलट सुलट पुनराकरण। उलट सुलट पुनराकरण, काउंटर चेंज रिपीटेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। बात के लिए निश्चित किए हुए कोई एक आकार को एक वक्त सीधा और दूसरी बार उल्टा रखकर बनाई गई रचना को उलट सुलट पुनराकरण कहते हैं। अब चित्र में देख सकते हो, मछली का दिया ना, एक बार सीधी एक बार उल्टी, एक बार सीधी एक बार उल्टी, है ना, इसी तरह से। तो वो दूसरा प्रकार है पुनराकरण का, जो उलट सुलट पुनराकरण। इसके बाद आता है वैकल्पिक पुनराकरण। तो वैकल्पिक पुनराकरण को भात चित्र के लिए निश्चित किए गए 2 अलग अलग यानी भिन्न भिन्न आकार होते हैं, जिसको ट्रेसिंग पेपर यानी छापने का जो पेपर होता है, पतला पेपर होता है जो छापने का बिल्कुल पतला होता है, उसको आप छाप सकते हो। तो इसमें बताया गया है ट्रेसिंग पेपर की मदद से पहले एक आकार को दूसरी बार दूसरा आकार, वापिस पहला आकार, वापिस दूसरा आकार, वापिस पहला और दूसरा, इस तरह रखकर बनाई गई रचना को भात रचना को वैकल्पिक पुनराकरण कहते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हो, अब तक हमने जो देखा सरल पुनराकरण और उलट पुलट पुनराकरण देखा, उसमें आपने देखा कि दोनों में आकार के सभी में आकार कैसा था, एक जैसा। लेकिन ये वैकल्पिक पुनराकरण में आप आकार देख सकते हो, दो आकार है, एक पहले दूसरा, वापिस पहला वाला, वापिस दूसरा, वापिस पहला वाला, वापिस दूसरा, इस तरह रखकर बनाए गए रचना को हम कहते हैं सरल वैकल्पिक पुनराकरण कहते हैं। अब आता है पुनराकरण का प्रकार चौथा, सर्वव्यापी पुनराकरण, ऑल ओवर रिपीटेशन। यह भात के लिए निश्चित किए गए कोई एक आकार को अधिक बार, एक या एक से अधिक बार चारों ओर सभी जगह रखकर समान विभाजित करके ड्रेसिंग पेपर की मदद से की गई रचना को सर्वव्यापी पुनराकरण कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हो, ये सभी पुनराकरण भात रचना करने में ट्रेसिंग पेपर अर्ध पारदर्शक पेपर का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ बताया गया सर्वव्यापी पुनराकरण। तो देखो, कोई एक आकार लिया है, उसको पूरी जितना भी चित्र है सभी जगह उसमें उसको रखकर चित्र बनाया गया है, तो उसको कहते हैं सरल पुनराकरण। तो विद्यार्थी मित्रों, भात चित्र के 3 सिद्धांत में से हमने पहला सिद्धांत यहाँ पूरा किया, और पहले सिद्धांत जो था पुनराकरण, उसके 4 प्रकार थे पुनराकरण के भी, सरल पुनराकरण, उलट पुलट पुनराकरण, वैकल्पिक पुनराकरण और सर्वव्यापी पुनराकरण। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर
ये हमारा पुनराकरण जो है वो सिद्धांत पूरा हो। अब लेते हम सिद्धांत दूसरा, विस्तरण। विस्तरण मतलब क्या? देखो ये नाम से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। विस्तरण मतलब फैलना, विस्तार करना, बढ़ना। हाँ, तो वो चित्र में कैसे होता है हम देखते हैं। विस्तरण अर्थात रेखा, रंग या आकार का एक या एक से अधिक दिशा में चारों ओर समान रीति से फैलना, उसको कहते हैं विस्तरण। जैसे कि सूर्य के किरण देखो चारों ओर फैलते रहते हैं ना, हाँ, सभी जगह। फिर सूरजमुखी का फूल, वो भी उसके बीच में से पंखुड़ियां चारों ओर फूल फैली हुई होती है। उसी तरह लताएं या पेड़ की टहनियां यानी डाली आदि विस्तार को सिद्धांत देखने को मिलता है। तो पेड़ एक होता है, उसमें से अलग अलग प्रकार की डाली जो होती है, उसकी टहनी वो फैली हुई होती है। तो उसमें भी क्या, कौन सा सिद्धांत आता है? उसमें भी विस्तरण का सिद्धांत लागू पड़ता है। सामान्य तरीके से विस्तरण 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। अब विस्तरण के भी देखो बेटा कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। तो उसमें पहला दिया है केंद्र में से विस्तरण, रेडिएशन फ्रॉम सेंटर। रेडिएशन फ्रॉम सेंटर यानी रेडिएशन मतलब फैलना, फ्रॉम यानी कहां से, सेंटर यानी बीच में से यानी केंद्र में से। तो केंद्र यानी पहले एक गोल बिंदु होता है, उसमें से निकलता है। देखो आप सूरज भी देख सकते हो, आप गोल है, उसकी चारों ओर उसकी किरणें निकल रही है। फिर आप देखो उसके बाद फूल दिया हुआ है सूर्यमुखी का, वो भी एक अंदर गोला है, उसमें से सब पंखुड़ियां निकलती है। यानी किसी कोई गोल वस्तु हो, उसमें से चारों में से निकलता हो, उसको हम कहते हैं केंद्र में से विस्तरण। फिर दिया है अशोक चक्र, वो भी गोल अंदर चक्र है, उसके चारों में से ऐसे किरण जैसी लकीरें फैल रही है, तो उसको हम कहते हैं केंद्र में से विस्तरण। कोई एक मध्य बिंदु में से केंद्र के आसपास आकार, रेखा, रंग फैले हुए हो, इसी तरह रखकर केंद्र में से विस्तरण कहने में आता है। उदाहरण के रूप में प्रकाशित सूर्य, सूर्यमुखी का फूल, चक्र के तार, इसी तरह होता है, उसको हम कहते हैं केंद्र में से विस्तरण। अब आता है बिंदु में से विस्तरण। हाँ, बिंदु में से विस्तरण। तो बिंदु यानी एक बिंदु होता है, उसमें से नहीं होता है। उससे पहले हमने जो पढ़ा वो कैसा था? केंद्र यानी गोला, उसमें से फैला हुआ। अब आप देख सकते हो कोई एक बिंदु में से आकार, रेखा, रंग या एक ही दिशा की ओर फैले हुए हो और बिंदु में से विस्तरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में घड़ी की स्प्रिंग, गुलदस्ता और फवारा। आप देख सकते हो उसमें एक बिंदु होता है, उसमें से पूरा फैला हुआ होता है। फिर फवारा भी देखो, फवारा का चित्र है ना, एक बिंदु में से पूरा फवारा फैलता है और ये एक बिंदु में से गुलदस्ता निकलता है। तो इसके बाद आता है नींव में से विस्तरण, रेडिएशन फ्रॉम बेस। नींव में से विस्तरण मतलब आप देख सकते हो कंघी, तो कंघी का एक आधार होता है, उसमें से उसके जो है वो निकल रहे तार। टूथब्रश, उसमें भी ऐसा ही है, एक बेस होता है, उसमें से उसके वो बाल निकलते हैं। और इसी तरह जमीन पे निकला हुआ घास, वो भी एक आधार में से निकलता है। कोई एक नींव में से बहुत सारे बिंदु में से रेखाएं, आकार और रंग निकलते हो, उसको नींव में से विस्तरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में टूथब्रश के बाल, जमीन पर निकला हुआ घास और कंघा, ये है वो नींव में से विस्तरण का उदाहरण है। इसके बाद आता है धुरी में से विस्तरण। तो नींव जो होता है एक ही, आधार एक होता है, उसमें से अलग अलग ऊपर निकलते, उसको कहते हैं नींव, आधार, है ना। अब हम जो पढ़ेंगे वो इसको धुरी में से विस्तरण, जो दोनों तरफ होता है, बीच में एक कोई होता है और उसमें से दोनों तरफ। उदाहरण के रूप में देखते हैं, धुरी रूपी रेखा में से आकार, रेखा, रंग फैले हुए हो, तो उसको कहते हैं धुरी में से विस्तरण। उदाहरण के रूप में पक्षी का पंख, आप देखो इसमें पंख देख सकते हो, पंख का चित्र दिया है ना, बीच में जो बिल्कुल लकीर है वो उसका धुरी और दोनों तरफ उसके बाल निकले हुए हैं। फिर पत्ता भी देखो, पत्ते में नस बिल्कुल बीचों बीच नस दिखाई देती है उसकी, और दोनों उसमें से दूसरी नसें फैल रही है। और टीवी का एंटेना,
हाँ, वो भी इस तरह का वो भी इसका उदाहरण है। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों हमने बात चित्र के सिद्धांत में सरल पुनराकन पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा विस्तरण। अब हम पढ़ते हैं उसका तीसरा प्रकार समतोलन, तीसरा और अंतिम प्रकार समतोलन। तो समतोलन अर्थात समतुला अर्थात भार साम्य, तुला यानी एक ही पल्ले में 500 ग्राम, वो होता है ना नापने का, तोला होता है नापने का, है ना, वजन जिसको अंदर नापते हैं। हाँ, तो एक पल्ले में 500 ग्राम और दूसरे 500 ग्राम वजन रखा तो दूसरे पल्ले में हम उतना ही वजन रखते हैं, अर्थात उतने ही वजन की दूसरी कोई वस्तु रखने में आए, दोनों पल्ले समान हो तो उसको हम समतुला कहते हैं। कोई भी चित्र रचना में समतुला का अति महत्व होता है। तो समतोलन के दो प्रकार है, विद्यार्थी मित्र ध्यान देना, सम समतोलन और विषम समतोलन। सम समतोलन यानी डायरेक्ट ऑफ इक्वल बैलेंस। सम समतोलन रचनाकृति एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ, और रंग एक तरफ और दूसरी तरफ इसी हो तब प्रत्येक समतोला कहते हैं। इसी प्रकार के ज्यादातर मध्य रेखा बनाकर दोनों तरफ बनाए गए समान आकार रखकर उसको ऐसे आलेखन को देखने को मिलता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हो ताजमहल, तो ताजमहल के दोनों तरफ बराबर है, सावधान की स्थिति में खड़ा सैनिक, उसको भी देखो बीच में लकीर करो, दोनों तरफ हाथ, दोनों तरफ पैर, दोनों तरफ आंख, हाँ ऐसा होता है। फिर पत्ता देखो तो दोनों तरफ नसें हैं। फ्री हैंड का चित्र देखो तो दोनों तरफ बराबर है। तो उदाहरण के रूप में देख सकते हैं फ्री हैंड, पीपल का पत्ता, ताजमहल, सावधान की स्थिति में खड़ा सैनिक और मीनार है। इस तरह आता है दूसरा परोक्ष समतोलन, विषम समतोलन। तो उसमें देख सकते हो इसी प्रकार की रचनाकृति में दोनों बाजू समान आकृति के रंग आयोजन न हो फिर भी आकारों में समतुला बनी रहे, ऐसे आकार वाली रचना को हम परोक्ष समतोलन कहते हैं। ऐसी रचना वाली आकृति को विषम संतुलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में चाय की केतली, मोर, नृत्यांगना, रस्सी पे चलता हुआ नट और वृक्ष। तो आप देख सकते हो विद्यार्थी मित्रों, ये आप पहला चित्र देखो नृत्यांगना का, एक तरफ पैर ऊपर किया है तो एक तरफ हाथ झुकाया है, एक तरफ पैर सीधा है तो एक तरफ हाथ को ऐसे किया हुआ है, तो उसमें बैलेंस बनता है। फिर केतली का चित्र देखो, एक तरफ क्या है जिसमें से चाय निकलती है वह, और दूसरी तरफ उसको पकड़ने का हैंडल। फिर मोर का चित्र देखो, एक तरफ मोर का पूरा शरीर, तो नीचे की ओर क्या है उसके पंख। तो इसी तरह यहाँ पर समतोलन है लेकिन दिखाई नहीं देता है। ये रस्सी पे चलता हुआ नट, उसका भी चित्र देख सकते हो, नीचे पैर है तो ऊपर हाथ का बैलेंस है। इसी तरह जो बैलेंस यानी उसका समतोलन दिखाई है लेकिन दिखाई देता नहीं, तो उसको कहते हैं परोक्ष समतोलन। तो ठीक है, हमारा यहाँ ये लेसन पूरा होता है।